ऑलराइट, थैंक यू बेटा। आज डिस्कस करेंगे बेटा थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में जो सेक्शन है इसमें टोटल तीन सेक्शंस डिस्कस करने हैं। एक है टेम्परेचर और आइडियल गैसेस, दूसरा इसमें हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डिस्कस करेंगे, तीसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स। टोटल इसमें तीन सेक्शंस को हमने फोकस करना है। राइट, टेम्परेचर और इसमें आइडियल गैसेस डिस्कस करेंगे, देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, और फिर तीसरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स। जी बेटा, क्या कह रहे हो आप? एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, विल स्टार्ट विद हीट। व्हाट इज हीट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is a form of energy that travels between two regions because of a difference in temperature. Spontaneously from hotter region या higher temperature region, सॉरी क्या कह रहे हैं आप? Higher temperature region lower temperature region. So like टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो रीजन्स के बीच में मूव करेगी, वो ट्रैवलिंग एनर्जी हीट कहलाती है। स्पॉन्टेनियसली ये हॉटर या हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव करती है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी लोअर टेम्परेचर सॉरी हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव करेगी, उस मूविंग एनर्जी को आप क्या कहेंगे? हीट कहेंगे। तो आप कह सकते हैं इट इज ट्रैवलिंग एनर्जी, इट इज ट्रैवलिंग काइनेटिक एनर्जी। और इट इज एन एनर्जी, it is an energy in transit. It is an energy in transit. इसको हम ट्रैवलिंग काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं और इसको हम एनर्जी इन ट्रांजिट भी कहते हैं। In SI system, it is measured in joules. जूल के लिए कैपिटल जे इस्तेमाल करेंगे हम। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी है। इससे पहले सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट था कैलोरी। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या था? यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, CGS system is calorie. Small CAL. 1 calorie of heat, it is equal 4.186 joule, या फिर हम इसको राउंड ऑफ करके 4.2 जूल्स लेंगे। इसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। This is called mechanical equivalent of heat. So like joules और कैलोरीज के दरमियान ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम में हीट एनर्जी का यूनिट क्या है बेटा? जूल है। हीट एनर्जी चूंकि ये ट्रैवलिंग एनर्जी है, हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ जो एनर्जी मूव करेगी उसको हम
उस मूविंग एनर्जी को हीट कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट में से हीट एनर्जी एमिट हो रही है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, और जो ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उसमें क्या चेंजेस आएंगे, दैट इज द पॉइंट। सो वील डिस्कस दैट। लॉस एंड गेन ऑफ हीट, गेन ऑफ हीट चेंजेस। अच्छा, हीट को हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। लॉस एंड गेन ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी changes the internal energy of object, a system, internal energy of object और सिस्टम कहें इसको। जिस ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी एमिट हो रही है, जैसे दैट इट्स ए लॉस ऑफ हीट एनर्जी, और जो ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है, इट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो लॉस और गेन ऑफ हीट एनर्जी से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। जिस ऑब्जेक्ट से एनर्जी एमिट हो रही है उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और जो एब्जॉर्ब कर रही है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? हाँ, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन, इंटरनल एनर्जी, यस, it is the sum of kinetic, बल्कि आप इसमें ऐड कर लें, it is the sum of random distribution, sum of what? Random distribution of kinetic and potential energies, of kinetic and potential energies potential energies associated with all the particles, all the particles in a substance, किसी भी सब्सटेंस के तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का सम। यहाँ पर वर्ड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, इसको क्लियर करें। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये जो एनर्जीज हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज, ये अमंग पार्टिकल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, या सारे के सारे पार्टिकल्स की के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है। ना तो पार्टिकल्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, और ना सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, रैंडम है। तो इस तरह ये जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज हैं, इन सब का सम क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पर जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, particles have electric potential energy. Particles have electric potential energy, translational kinetic energy, and rotational kinetic energy. Translational kinetic energy and rotational kinetic energy.
Some candidates believe that it is gravitational potential energy. No. So at atomic or molecular level, there is electric potential energy. There is no like gravitational potential energy इतना उसमें कोई रोल प्ले नहीं करी. तो यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी में जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम यहाँ एड्रेस कर रहे हैं. क्लियर हो गया पॉइंट? तो इंटरनल एनर्जी क्या है, देन हीट एनर्जी किसे कहते हैं, लॉस और गेन ऑफ हीट एनर्जी से क्या होगा ऑब्जेक्ट में, देन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एनर्जी क्या है, दिस इज इट. इसके बाद है टेम्परेचर. नो व्हाट इज टेम्परेचर, द डेफिनेशन फॉर द टेम्परेचर जी बेटा. गुड. हाँ नहीं ये डेफिनेशन नहीं, वो है डेफिनेशन. ये बच्चों को सिखाने के लिए कि वो फिजिक्स को इस तरह की खतरनाक डेफिनेशन सुन के भागे नहीं ना, इसलिए उनको बताने के लिए डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस, ये तो ऐसा टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं. हाँ भाई सॉरी. देखिए पार्टिकल्स मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक एटम दूसरे एटम से या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है वाया इलेक्ट्रिक फोर्स. वाया इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको आप टेक्निकली आपने केमिस्ट्री में बॉन्डिंग पढ़ा है ना एक्चुअली, जो कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, राइट, इस तरह का. तो अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा डीपर इसको डिस्कस करते हैं तो ये बेसिकली एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से या एक एटम नेबरिंग एटम से इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए. मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग एटम के चार्जेस की वजह से फोर्स लगती है. नेबरिंग एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग एटम के चार्जेस से जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इस फोर्स, ये कौन सी फोर्स है, क्योंकि चार्जेस के दरमियान फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है. और इलेक्ट्रिक फोर्स जब दो पार्टिकल्स के दरमियान होगी तो फिर उस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है. अगर आपको याद हो हमने कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स दो डिस्कस की, एक थी ग्रेविटेशनल और एक थी इलेक्ट्रिक. तो ये इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होती है बेसिकली. मॉलिक्यूलर लेवल पर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो है लेकिन वो बहुत वीक है और वो हम एक निगलेक्ट कर देंगे इसको. हम इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन को यहाँ पर एड्रेस करें. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट we have now the definition of temperature. What is temperature? Temperature, it is the measure of, ये definition है बेटा, it is the measure of average translational kinetic energy. Of particles in a substance. जाहिर है किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किसी की कम है, और हम यहाँ पर सिर्फ कौन सी काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट को टेम्परेचर कह रहे हैं? इट इज ट्रांसलेटरी मोशन वाली, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट को हम क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर कह रहे हैं. ठीक है. स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट. स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. देखें तीनों टेम्परेचर स्केल्स को हमने प्राइमरीली, हमारा टारगेट तो केल्विन स्केल है, लेकिन हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स. डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. तो इसलिए इसकी भी थोड़ी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को जो थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड, खास तौर पे जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डिस्कस करेंगे जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्सियस डिग्रीज में बताया जाएगा.
तो कहीं पर हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि सेल्सियस स्केल क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं इसमें। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, ये दोनों स्केल्स जो कि हम 3 टेम्परेचर स्केल्स डिस्कस करेंगे, उनमें इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है और जो आप कह सकते हैं जो यूनिकनेस केल्विन स्केल की है, वो ये है कि ये दोनों टेम्परेचर स्केल्स किसी ना किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर डिफाइंड है। जबकि हम जब केल्विन स्केल डिस्कस करेंगे तो केल्विन स्केल की यूनिकनेस यही है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करता। इस वजह से उसको हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन सा सब्सटेंस है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर दोनों टेम्परेचर स्केल्स डिफाइंड है? इट इज वाटर। ठीक है, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट लेकर इसको एक्सप्लेन किया गया। सेल्सियस स्केल, आइस पॉइंट, ice point on Celsius scale has been given a value of 0 degrees of Celsius. Steam point has been assigned a value of 100 degrees. So between ice point and steam point there are 100 equal divisions on this scale. Between ice point and steam point, इसको लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं, इसको अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। Between ice point and steam point there are 100 equal divisions. So this is the case. Ice point मतलब लोअर फिक्स पॉइंट आइस पॉइंट डिक्लेयर किया गया, अपर फिक्स पॉइंट आइस स्टीम पॉइंट डिक्लेयर किया गया। आइस पॉइंट को 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस वैल्यूज असाइन की गई, स्टीम पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस। और आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के दरमियान जो पूरा स्केल था उसको कितने इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया गया? 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया गया। ऑलराइट, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्रीज, normal human body temperature it is 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है सिंपल सा अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट का नाम है आइस पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट का नाम क्या है? स्टीम पॉइंट। तो मतलब आइस और स्टीम का ये जो टर्म है ये खास तौर पे वाटर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? वाटर। वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है उसको हम आइस कहते हैं, वाटर की जो गैसियस फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्सियस के बाद फ़ारेनहाइट स्केल। ये साइड रेस करूं, फ़ारेनहाइट स्केल ये सारी फिलहाल थ्योरी चल रही है। फ़ारेनहाइट स्केल ice point has been assigned a value of 32 degrees of Fahrenheit and steam point has been assigned a value of 212 degrees of Fahrenheit. Between ice point and steam point, between ice point and steam point there are 180 equal divisions. आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में 180 इक्वल डिविजन्स हैं। वहां पर आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में 100 इक्वल डिविजन्स हैं। सो लाइक इससे आपको आइडिया हो जाएगा so that a change of 1 Celsius degrees on Celsius scale
a change of 1 degree on Celsius scale will be equal to 1.8 degree change on Fahrenheit scale. तो ये रिलेशनशिप यहाँ से बन जाएगी आराम से. Next, normal human body temperature. Human body temperature. Normal human body temperature. Beta, what is wrong? It is 98.6 degrees of Fahrenheit. 98.6 degrees of Fahrenheit. This is normal human body temperature on Fahrenheit scale. अब पहले इन दो टेम्परेचर स्केल्स की कन्वर्जन फैक्टर देख लें, कन्वर्जन इक्वेशन. कन्वर्जन बिटवीन Celsius and Fahrenheit. Temperature in Celsius degrees, it will be equals 5/9. Temperature in Fahrenheit degrees -32. ये है कन्वर्जन बिटवीन, कन्वर्जन इक्वेशन है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए. आप चाहे तो इसमें से TF को रीअरेंज कर लें, और यू मे राइट इट इन दिस फॉर्म दैट TF विल बी इक्वल्स 9Tc/5 plus 32. So this is how you may convert Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit into Celsius. Alright. जिस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स कंसाइड करते हैं, इट इज -40. द टेम्परेचर एट which Fahrenheit, Celsius and Fahrenheit scales coincide. Scales coincide is -40. -40 वो टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स दोनों पे सेम है, सेम वैल्यू है. तो ये है पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस. ऑलराइट, मतलब ये दोनों वो टेम्परेचर्स हैं, ये स्केल्स हैं जिसमें टेम्परेचर नेगेटिव में जाता है, इसमें टेम्परेचर नेगेटिव में जाता है, और ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिफाइंड है. वो पर्टिकुलर सब्सटेंस वाटर है, जिस इसके लिए हमने टर्म इस्तेमाल की है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट. अब हम बात करेंगे किसकी, केल्विन स्केल की. अब ये केल्विन स्केल को थर्मोडायनामिक स्केल कहते हैं. क्या कहते हैं? या एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं. इसके तीन नाम हैं, केल्विन स्केल और थर्मोडायनामिक स्केल और एब्सोल्यूट स्केल. आई होप कि कन्वर्जन तो आप आसानी से कर लेंगे. कोई एक आध कोई टेम्परेचर आपको बता दिया जाए तो आप आसानी से दूसरी तरह के स्केल में उस वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है, वी हैव हियर केल्विन स्केल और थर्मोडायनामिक स्केल. तीसरा नाम है इसका, और एब्सोल्यूट स्केल. केल्विन स्केल, थर्मोडायनामिक स्केल और एब्सोल्यूट स्केल. इसकी डेफिनेशन क्या है? A temperature scale. What is mean by absolute scale? Absolute scale का मतलब क्या है? Temperature scale that does not depend on the physical properties of any particular substance. Any particular substance. These two temperature scales depends on the physical properties of a particular substance. And what that particular substance? It is water. Ice point लिया गया और steam point. Upper fixed point और lower fixed point लिया गया. A temperature scale that does not, सॉरी, हाँ कोई और सब्सटेंस होगा बट मुझे याद नहीं है, लेकिन है कोई ना कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस.
A temperature scale that does not depend on the physical properties of any particular substance. किसी खास सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता ये, राइट? The lowest temperature that can be achieved theoretically means absolute zero. It marks the starting point of this scale, exactly. The lowest temperature that can be achieved theoretically means absolute zero. Marks the starting point of Kelvin scale, this scale. Means 0 Kelvin, it is equals minus 273.15 Celsius degrees. इसको कहते हैं एब्सोलूट जीरो. This temperature is called absolute zero and it marks the starting point of Kelvin scale या absolute scale या thermodynamic scale. अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, व्हाट इज मीन्ड बाय एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन क्या है? जरा एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन, द टेम्परेचर at which all the molecular motion would be ceased. All the motion would be ceased. वो टेम्परेचर जिस पर हर तरह की मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? All the molecular motion would be ceased. That temperature is called absolute zero. ठीक है? तो केल्विन स्केल और ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल या और भी जितने इसके अलावा और भी थे, न्यूटन स्केल था, एक रैंकिन स्केल था, बट ये इतने फेमस नहीं हुए. जो फेमस हैं वो कौन से हैं बेटा? इट इज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन. तो ज़ाहिर है थर्मोडायनेमिक स्केल है, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे बिकॉज इट अवॉइड्स नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर एक्चुअली. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन जो है टेम्परेचर की वो क्या है? काइनेटिक मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव. दिस इज द पॉइंट. बेस्ड ऑन दिस इस स्केल की ये भी थी वजह इंट्रोडक्शन की. एनीवेज, किसका बेटा? अब देखिए एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है दैट एब्सोल्यूट जीरो अचीव नहीं कर सकते हम. तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी इस पे बना हुआ है ना. एनीवेज, स्टार्ट कंटिन्यू विद दिस. इसमें अब है, अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं ना, थोड़ी मिलती जुलती हैं, जैसे एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट जीरो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर. ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, standard temperature. Now, what is standard temperature? Good. 0 डिग्री सेल्सियस को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं. 273 केल्विन,
0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। लेकिन हम ज़ाहिर है विदाउट नॉन कैलकुलेटर वर्जन जब एग्जाम का डील करेंगे तो हम ये 0.15 नहीं लेंगे, हम इसको 273 लेंगे। सही है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन्स? टेम्परेचर इन केल्विन्स को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट है। किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का टेम्परेचर केल्विन्स में रिपोर्ट करेंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर इन केल्विन्स, टेम्परेचर इन केल्विन, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गॉट इट? एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये तीनों में एब्सोल्यूट का टर्म इस्तेमाल हो रहा है। तो आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं तीनों को, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए इन तीनों को एक साथ ही यहाँ पर लिख दिया है। देन एक टर्म इस्तेमाल होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम किसको कहेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, इट विल बी 273 केल्विन। अब कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, कन्वर्जन बिटवीन Celsius and Kelvin. One Kelvin, temperature in Kelvin will be equals temperature in Celsius plus 273.15. Temperature in Kelvin, it will be equals temperature in Celsius plus 273.15. According to this, what will be the normal human body temperature in Kelvins? जी 310, 37 डिग्री सेल्सियस है तो 310 ले लेते हैं, क्योंकि हम, मैंने अभी आपसे कहा कि हम एक ऐसे एग्जाम में आप लोग अपेयर होने जा रहे हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपने 0.15 ड्रॉप कर देना, जस्ट यू टेक 273 एंड देन यू विल प्रोसीड फॉर दैट। इज इट क्लियर? So normal human body temperature in kelvins, it is 310 kelvins. अच्छा, size of interval, ये degree on Celsius and Kelvin is same. That is why these two temperature scales never meet or never coincide. इन दोनों पर size of degree क्या है बेटा? Exactly. Size of degree on Celsius and Kelvin scale and Kelvin scales is same. That is why the two scales never coincide. The two never coincides. ठीक है, साइज ऑफ डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल्स पर क्या बेटा? सेम है, इसलिए दोनों टेम्परेचर स्केल्स कभी मीट नहीं करेंगे, कभी कंसाइड नहीं करेंगे। लेकिन फ़ारेनहाइट और केल्विन कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कर सकते हैं, क्योंकि इनके साइज ऑफ इंटरवल डिफरेंट है, साइज ऑफ डिग्री डिफरेंट है। इज इट क्लियर? ओके, अब इसमें सिंपल सी एक कन्वर्जन है, वो आप कीजिए, देखिए आइडिया के तौर पर। मैं वो साइड रेस करूं? और देखें इसमें सच ऐसी कोई ज़्यादातर थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं,
सिर्फ और सिर्फ ये दो अभी एक्सप्रेशंस आई हैं, एक कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट और एक है कन्वर्जन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस डिग्री। अब है इसमें गैस लॉस। ठीक है, गैस लॉस समझिएगा, गैस लॉस। गैस लॉज में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ और एवोगैड्रोज लॉ, हाँ ये चार हमने गैस लॉज डिस्कस करने। गैस लॉज, अच्छा यहाँ पर मैं क्वांटिटीज लिख देता हूँ जो क्वांटिटीज इनमें इस्तेमाल होंगी। P is pressure of gas, V is volume occupied by gas particles कह लें या गैस कह लें। दिस इज नॉट द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स। देखें, एक होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस और एक होता है वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स, दोनों में बड़ा फर्क है। वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स बहुत कम होता है और वो गैस पार्टिकल जिस वॉल्यूम में स्प्रेड हुए हुए होते हैं, एग्जैक्टली तो इस या इन गैस लॉज में जिस वॉल्यूम को हम एड्रेस कर रहे हैं वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है या वो वॉल्यूम है जिसमें गैस पार्टिकल्स फैले हुए हैं। ये बात समझिएगा, इसको हम वॉल्यूम ऑफ गैस कहते हैं। और एक जो वो गैस पार्टिकल्स का फिजिकल वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, तो उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो इसमें फर्क समझ लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स दोनों का मतलब क्या है। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वो ये वाला वॉल्यूम, और यही वो वॉल्यूम है जो हम गैस लॉज में डिस्कस कर रहे हैं। और एक क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स, जो कि नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, ये फर्क करना जरूरी है। T is what? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन्स, thermodynamic temperature. N will be number of moles देखिए बेटा, ये चार स्टेट वेरिएबल्स हैं, इन्हें कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। कोई भी गैस लॉ इनमें से दो का रिलेशनशिप डिस्कस करता है, दो को कांस्टेंट करता है। हर गैस लॉ में जो हम चार गैस लॉ पढ़ेंगे वो बारी बारी कोई भी दो क्वांटिटीज का, इन चार में से दो का रिलेशनशिप बताएगा हर गैस लॉ, और दो को फिक्स करेगा। दो को क्या कर लेगा? फिक्स। तो दो को फिक्स रखेंगे, दो का रिलेशनशिप बताएंगे। So minimum number of state variables are required to describe the state of a system are two. याद रखिए, इन्हें क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। इन्हें क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। These are called state minimum number of state variables required to describe the state of a system are two. हर गैस लॉ में कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल रहे हैं? तो that's it. तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए सिस्टम आर टू। क्लियर हो गया? मतलब हर गैस लॉ। सो द मिनिमम नंबर ऑफ state variables, the minimum number of state variables required to describe state variables required to describe the state of a system are
ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल्स हैं और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए वो कितने हैं बेटा, 2। चले गैस लॉज में हम उन्हीं पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। 4 पॉसिबिलिटीज हैं, हर में 2-2 स्टेट वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। वो 4 पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं? पहले पॉसिबिलिटी का नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट आप सबको याद होगी। The pressure volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to the pressure. The volume of a fixed mass of gas is inversely proportional. The volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. At constant temperature. So this is the statement for the Boyle's law. अब देखें कौन सी 2 क्वांटिटीज फिक्स्ड है? मास फिक्स्ड है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कह लें, और क्या फिक्स्ड है? टेम्परेचर। ये 2 चीजें कांस्टेंट कर दी तो रिलेशनशिप क्या बनी? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और पीवी इक्वल्स कांस्टेंट। Now what is mean by this constant? P1 V1 equals P2 V2। हमारा टारगेट ये है, हमने इसको अप्लाई करना है। P1 V1 equals P2 V2। इसका ग्राफ पर भी आएंगे और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी करें। अगर हम वॉल्यूम वर्सेस पीवी ग्राफ प्लॉट करें, P प्रेशर इन पास्कल्स, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स। जी बेटा बस वेट अ मिनट। Look at the diagram. Look at this diagram. The thing is, जो पॉइंट आपके केमिस्ट्री और इसके थोड़ा सा डिटेल्स की जो है या अप्रोच का जो डिफरेंस है ना, वो जरा ये देख लीजिए आप लोग। सो लाइक दीज 3 आर द कर्व्स फॉर द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। इनमें फर्क क्या है? एक ही गैस है, मतलब आइडियल गैस ले लें, 3 मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर ही उसका ग्राफ है। टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3। लुक एट द डायग्राम। Whereas temperature 3 is greater than temperature 2, it is greater than temperature 1. Temperature 3 is greater than temperature 2, temperature 2 is greater than temperature 1, मतलब highest temperature है temperature 3। अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एक ही गैस का 3 मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे प्लॉट करें तो कुछ इस किस्म के आपके पास कर्व्स आएंगे। इन्हें हम आइसोथर्म्स कहते हैं। इन कर्व्स को क्या कहते हैं? आइसोथर्म्स, क्योंकि इन हर एक कर्व पर टेम्परेचर की वैल्यू क्या है बेटा? सेम है, प्रेशर और वॉल्यूम वेरी कर रहा है। नेक्स्ट, अगर इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा होगा? इट इज नो लॉन्गर वॉल्यूम, इट इज 1 अपॉन वॉल्यूम। 1 अपॉन वॉल्यूम और प्रेशर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इट्स ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ that passes from origin. How do we know कि किसको 1 लेबल करना है टेम्परेचर, किसको टेम्परेचर 2 लेबल करना है और किसको टेम्परेचर 3 लेबल करना है? ये सीख लो। नहीं बेटा, इसका एक कॉन्सेप्ट है और हर लॉ में हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जरा सुन लो बेटा, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो मिसिंग है आप लोगों की उस कॉन्सेप्ट्स वाली डिक्शनरी में से। सो आपकी जो कॉन्सेप्ट्स की डिक्शनरी में जो पॉइंट मिसिंग है उनको आप लोग टारगेट करें। हाउ डू वी नो दैट दिस इज टेम्परेचर 1? हाउ डू वी नो दिस इज टेम्परेचर 2 एंड दैट वन इज टेम्परेचर 3? व्हाट इज द रिलेशन? एग्जैक्ट रिलेशन समझिएगा। ग्रेडियंट। क्या चीज? ग्रेडियंट। हाँ, ग्रेडियंट से आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन। ग्रेडियंट फॉर दिस ग्राफ, इट इज इक्वल्स P upon V. For this graph, gradient is what? P upon V. Delta P upon delta V कह लें, whatever. अगर y-axis पे P है, it is 1 upon V, not V. ये देखो, gradient किसके बराबर है?
P1/V। जरा ये 1/V ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा, इट इज V हो जाएगा। सो PV किसके बराबर होता है? NRT। NRT समझ में आ रही है बात? सो टेक्निकली देखा जाए PV हो गया ना इसका ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट ऑल्सो वी नो दैट सिंस PV, अभी ये गैस आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ी हमने, लेकिन फिर भी याद तो है आप लोगों को, NRT ऐसा ही है। तो देखो what is we write this gradient equals NRT, N or R N is not changing, it is fixed, it is constant, R molar gas constant है, so gradient directly proportional किसके? yes, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका ग्रेडियंट ज्यादा है। तो इनमें से किसका टेम्परेचर ज्यादा है? T3 ज्यादा है, तो इसलिए जिसका ग्रेडियंट ज्यादा उसको क्या लेबल दिया? T3 दिया। जिसका ग्रेडियंट कम उसको क्या लेबल दिया? सो आपको ये चीज सीखनी है। हर गैस लॉ में जो ग्राफ होगा उसमें कुछ ना कुछ आपको ग्रेडियंट इंफॉर्मेशन देगा, फिर इसको हम इसी तरीके से जो कांस्टेंट्स हमको हटा के प्रोपोर्शनैलिटीज बताएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? सो दिस इज बॉयल्स लॉ। चले इसको स्टॉप कर दो, फिर ब्रेक के बाद 10 मिनट्स ब्रेक है।